जब आप बहुत छोटे छोटे थे तो आपको स्कूल में भेजा गया, तो क्यों भेजा गया? आप में से कोई बताएगा कि बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? कुछ लर्न करने के लिए, कोई उनको शेप अप करने के लिए, कुछ उनको बेहतर बनाने के लिए? क्योंकि 4 साल की उम्र में या कमोबेश स्कूल में भेजा जाता है बच्चों को उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, क्योंकि कोई बच्चा शायद कम ही कहता है कि मैंने स्कूल जाना है, और वालिदैन उसको भेजते हैं स्कूल में कुछ सीखने के लिए, कुछ ज़िंदगी के गुर सीखने के लिए, कोई अच्छी ज़िंदगी के रंग ढंग सीखने के लिए, और ताकि वो इस काबिल हो जाएं कि ज़िंदगी गुजार सकें, और ताकि वो इस काबिल हो सकें कि वो अपना बोझ उठा सकें, कुछ कमा सकें, कुछ अपनी ज़िंदगी को खुशहाली की तरफ ला सकें। इसलिए हम उनको स्कूल भेजते हैं ताकि वो बातचीत सीख सकें, ताकि वो दूसरे इंसानों के साथ अच्छे तरीके से रहना सीख सकें। और इस सब के लिए तकरीबन कितना टाइम एलोकेट किया जाता है? नहीं, पूरी ज़िंदगी का कितना टाइम? 16 साल में? नहीं, स्कूल जाने के बाद कितने साल के? जिस दिन वो पहले दिन स्कूल जाते हैं तो हम कितने साल अपने ज़हन में रखते हैं कि इस बच्चे को हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजता रहना है? 16 से 18 साल। और पहले समझा जाता था कि 16 साल काफ़ी हैं, लेकिन अब 16 साल को काफ़ी नहीं समझा जाता। ऐसे ही जो 16 साल की एजुकेशन होती है और वो किसी को बताता है कि मेरी 16 साल की एजुकेशन है, तो लोग कहते हैं अच्छा, मतलब जो भी आगे तो को ये रखी जाती है कि जो 16 साल वाला है एजुकेशन अपनी बताता है, तो साथ ये भी ज़रूर कहता है कि वैसे आगे मेरा अभी एमफिल का प्लान है, अभी मैंने पीएचडी करनी है, ताकि दूसरे हौसले में रहें। इसके अलावा एक एमए पेपर काफ़ी नहीं रहते, वो हाँ, मास्टर्स इसमें भी और उसमें भी। अगर एमए ठीक ठाक ना हो तो फिर बंदा डबल एमए कर लेता। तो ये जब आम तौर पर लोग 16 या 18 साल की एजुकेशन मुकम्मल कर लेते हैं, तो जो ये फिनिश्ड प्रोडक्ट होती है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? 16 या 18 साल में जो एजुकेशन मुकम्मल होती है, तो ये एक बड़ा लंबा मंसूबा है, 16-18 साल ज़िंदगी के, और उसके बाद वो बंदा या एमबीए कर लेता है, या मास्टर्स कर लेता है, या एमबीबीएस कर लेता है, या पीएचडी कर लेता है, या लॉयर बन जाता है। तो मुझे बताइए कि ये फिनिश्ड प्रोडक्ट आम तौर पर कैसी होती है? फ्रेशर चाहिए होता है, मतलब इस किस्म की एजुकेशन मुकम्मल करके तमाम लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाता है? नहीं, कमाने जोगा हो जाते हैं सब लोग। ज़रूरी नहीं जॉब लगे, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे लोगों के साथ अच्छा तालमेल बना सके, ज़रूरी नहीं कि वो एक खुशहाल शख्स नज़र आए। इसमें से कोई 4% लोग खुशहाल नज़र आते हैं जो ये कष्ट करते हैं इतनी तालीम का, तो उसमें से कोई 4% लोग हैं जो आउटस्टैंडिंग होते हैं। नहीं, ग्रेजुएट्स की बात, पोस्ट ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूँ, एट वॉट एवर लेवल, जो लोग इवन सीएसएस कर लेते हैं या लॉ कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, आपके ख़्याल में उनमें से कितने परसेंट कहा जाएगा कि जिस मकसद के लिए इनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजा था पूरा हो गया? 4%। दुनिया में 4% हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि ये वो बच्चे होते हैं जिनको हम स्कूल भेजते हैं कि जिनमें कोई बहुत ज़्यादा मनफी ट्रेट्स, अभी मनफी आदतें पैदा नहीं हुई होती। ये वो बच्चे होते हैं कि जो न्यूट्रल होते हैं, काइंड ऑफ न्यूट्रल, उनको अभी कोई बुरी आदतें नहीं पड़ी होती, और उनको हम स्कूल भेजते हैं, और 16 साल के बाद 4% हैं जिनके बारे में हम कहते हैं हाँ जी, जो मकसद था इनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजने का वो पूरा हो गया। अब आइए उनकी तरफ जो रिहैब में जाते हैं। जो रिहैब में जाते हैं वो कितने से के लिए जाते हैं? 100 दिन के लिए, और 100+100 कहा जाता है, तो सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा है। मसला तो 4 दिन में खत्म। ये तो
पेशेंट कई दफ़ा खुद कह रहा होता है कि 48 घंटे बाद कह रहा होता है कि मैंने सारी क्रेविंग ख़त्म हो गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, हट जाओ पीछे, उन मैंने जान दो। हाँ, और पहली बात जो वो कहते हैं 42 डेज कर दें। क्यों जी? पहली तो ख्वाहिश होती है 42 डेज हो जाए। तो मैं एक आइडिया आपको देना चाहता हूँ कि जो बच्चा स्कूल जाता है वो न्यूट्रल होता है, जो बच्चा हमारे पास आता है वो न्यूट्रल नहीं होता। क्या है चंद आदतें ख़तरनाक किस्म की जो कि वो अपना चुका होता है? मुझे बताएंगे कोई आप में से कोई, क्या वो ख़तरनाक और गंभीर आते हैं, इल्लतें हैं जो कि वो नशे की बीमारी के साथ अपना चुका होता है? झूठ बोलना और क्राइम करना, हाथापाई करना, वैल्यूज़ का कोई ख्याल वो नहीं रखता, उसके नज़दीक इक़दार कोई चीज़ नहीं है, उसके नज़दीक असूल कोई चीज़ नहीं है, उसके नेक्स्ट नशे की डोज मिलनी चाहिए उसको, नहीं उसको कोई अचीवमेंट नहीं लगता, उसको बड़ी शेम होती है इस चीज़ की। जब कोई एडिक्ट इन आदतों में मुब्तला होता है तो वो बहुत शर्मिंदा होता है दिल में, ये कोई अचीवमेंट तो नहीं लगती, ये तो उसका हर नशे की नेक्स्ट डोज जो वो करता है ये एक फेलियर होता है। हर नशे का जो नेक्स्ट एक्ट है जो वो करता है ये एक फेलियर होता है, और अमूमन लोग नहीं करना चाहते, या कम से कम आज वो कम करना चाहते हैं। हर दोपहर अल्कोहलिक सोचता है कि आज शाम में 2 ड्रिंक से आगे नहीं जाऊंगा। ये हर अल्कोहलिक का मंत्रा है कि आज पता नहीं किसी ख़ास वजह से मैं 2 ड्रिंक से आगे नहीं जाऊंगा, और वो साथ बाजू का बीवी को मिला लेता है कि तुमने मुझे 2 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं पीने देना, तुमने मुझे कंट्रोल करना है, तुमने मुझे ऐसे नहीं करने देना, तुमने मुझे ऐसे नहीं करने देना। और वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपनी बीवी की मदद, किसी और की मदद भी लेता है, लेकिन 2 ड्रिंक के बाद कहता है हट जाओ पीछे। तो इसमें कौन है जो ये सोचता है कि ये काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, फटाफट भाग के दौड़ के हो जाना चाहिए? ये 100 मीटर रेस नहीं है, ये मैराथन है, मैराथन। नहीं 400 कोई नहीं, ना मीटरों में नहीं है, ये किलोमीटरों में है, और बीच में हर्डल्स भी, बीच में दलदल भी, बीच में जंगल भी, तो ये वो है। लेकिन इसे किया जा सकता है। सबसे पहली बात है कि इसे किया जा सकता है, ये डूएबल है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ट प्रैक्टिसेस बन चुकी हैं, ये तरीक़ेकार बन चुका है कि ऐसे करते हैं। लेकिन हमारे दिल में ख्याल आता है कि हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, हम किसी बेस्ट प्रैक्टिस पे नहीं चलेंगे, बल्कि हम अपनी मर्ज़ी पे चलेंगे, बल्कि हम कुछ शराइत पेश करेंगे कि अगर आप मुझे गाड़ी ले दें 8 सिलेंडर, तो कहते हैं कि अगर आप यूँ कर दें, या अगर आप यूँ कर दें, या अगर आप यूँ कर दें तो फिर मैं छोड़ दूँगा। वो पहले ही शर्तें ऐसी बताता है जो कि अमूमन घर वालों के लिए पूरी करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन घर वाले किसी तरह पूरी कर देते हैं। इसके बावजूद वो अपना वादा पूरा नहीं करता, उसके लिए वो नए एक्सक्यूज़ तलाश कर लेता है, उसके लिए वो नई बात कोई करता है। जैसे हम सब की ज़िंदगी में कुछ मुश्किल लोग होते हैं जो हमेशा हमारे सवाल का एक उल्टा जवाब देते हैं और गुफ्तगू को डिट्रैक कर देते हैं, असल बात की तरफ तवज्जो किसी और जानिब ले जाने की कोशिश करते हैं। और हम सब की ज़िंदगी में डिफ़िकल्ट लोग होते हैं जिनसे हमें डील करना होता है, और एडिक्ट भी एक डिफ़िकल्ट बंदा होता है। डिफ़िकल्ट वो तजर्बे से बन गया होता है, क्योंकि अगर वो आसान बंदा हो तो उसको नशा कोई नहीं करने देता, उसे मुश्किल बनना पड़ता है। अगर वो आसान हो, काबू में आने वाला हो, तो फिर और क्या चाहिए। लेकिन वो सीख लेता है अपने दोस्तों से, हमराइयों से, कि कैसे एक मुश्किल बंदा बनना है और कैसे अपनी फैमिली की फितरी कमज़ोरियों से नजायज़ फ़ायदा उठाना है। फैमिली की फितरी कमज़ोरियाँ,
क्योंकि फैमिली में लोग समझते हैं कि हमने इसका साथ देना है, फैमिली में लोग ये भी समझते हैं कि पता नहीं कोई शायद हमारा कसूर है जो ये नशे में पड़ा है। ये एक बड़ी कॉमन मिथ है और ये इससे गिल्ट प्रोड्यूस होता है कि हमारा कुछ ऐसा कोई एक्ट था, हमने कुछ ऐसा किया था, इसको बचपन में प्यार नहीं दिया था। ये सबसे कॉमन मिथ है। लोग कहते भी हैं, ये लोग ऐसी बातें शरीक लोग कहते भी हैं कि ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, गुनाह किया होएगा, इन्हां दी आमदनी जायज़ नहीं होनी। तो इस तरह की बातें लोग करते हैं और ये माजी बईद में ये बातें कही गई जिसका मकसद ये था कि लोग इस्लाह पकड़ें, मतलब लोग हलाल की कमाई करें। हलाल की कमाई करने के लिए मोटिवेशन ये दी गई कि अगर आप हलाल की कमाई करेंगे तो आपकी औलाद जो है वो नेक होगी। आपको अपने जहन से साइंस की मदद से ये ख्याल निकालना होगा कि हमारी कमाई का हमारी औलाद के नेक होने से कोई ताल्लुक़ होता है। हमारी कमाई वैसे अच्छी होनी चाहिए, हलाल की होनी चाहिए, ये बज़ाते ख़ुद एक प्रिंसिपल है, लेकिन पुराने ज़माने में लोगों को हलाल की कमाई की तरफ लगाने के लिए इस तरह की बातें की जाती थी कि जो दुरुस्त नहीं है, और जो बात दुरुस्त नहीं है उससे कोई नेक मकसद हासिल करना भी मुमकिन ही नहीं है। अगर कोई बात है 2 + 2 5 कहता है कोई, तो इससे फिर कोई नेक मकसद हासिल करना मुमकिन नहीं। तो अमूमन लोग इस तरह की बातें करते हैं। या माँ बाप ने कोई गुनाह किया था तो अल्लाह औलाद को बिगाड़ के उसका बदला लेगा। मतलब नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह कैसे ऐसे कर सकता है कि माँ बाप कोई गलती कर रहे हैं, माँ बाप कोई गुनाह कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो बदला उनके बच्चों से, तब इट डजंट मेक सेंस। तो ये बातें बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। प्लस बचपन में प्यार नहीं किया था। आप में से कोई है जिसको गिला हो के बचपन में प्यार नहीं किया था? कभी यही बात दोहरा देते हैं कि जी बचपन ने नू प्यार बड़ा किया सी ना, असी प्यार कर करके बिगाड़ देता है। अच्छा, असल बात यह है कि कोई बंदा नशा क्यों करता है, ये महज एक इत्तफाक की बात है कि वो नशा क्यों करता है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द कोई नशा करने वाले थे। और जो बंदा नशा करता है, आया वो ड्रग एडिक्ट बनेगा या वो सिर्फ यूज़र रहेगा, वो कभी कभी नशा करेगा या बेकाबू होकर नशा करेगा, ये उसके अपने इख्तियार में नहीं है। ये उसकी जीन से इसका ताल्लुक़ है और उसकी जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर, ये उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर उसकी ज़िंदगी में कोई पर्पज़ था कि नहीं, क्या वो किसी लाइन पटरी पे चढ़ा हुआ था कि नहीं चढ़ा हुआ था, और आया उसके नज़रियात कैसे शेप अप हुए, उसकी कोपिंग स्किल कैसी थी, क्या माँ बाप ने उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारियाँ डाली थी कि नहीं डाली थी। क्योंकि माँ बाप की कोशिश होती है कि औलाद के ऊपर जितनी देर से ज़िम्मेदारियाँ डाली जाएँ उतना ही चंगा है। हालांकि 2 साल के उम्र का जो बच्चा होता है तो उसको अब जिम्मेदारियां सौंपना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत करना पड़ती है और उसके लिए ख़ुद से काम करना हमें बहुत आसान लगता है और बहुत मोहब्बत भी उसमें महसूस होती है। और माएँ अपने हाथों से उनको खाना खिलाती हैं, उनका होमवर्क करती हैं। अगर माएँ ऐसा ना करें तो बाज़ औक़ात दादी ऐसा करना शुरू कर देती है। कभी कोई चचा होता है जो कि बहुत इस तरह की चीज़ें करता है। तो बच्चों को कोई फ़ैसले करने का अर्ली ऑन मौका ही नहीं मिलता। उनको हर चीज़ किया कराया मिल जाता है, पक्की पकाई रोटी मिल जाती है। असल चीज़ ये है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये गिल्ट के हमने ऐसा कुछ किया है हमें मदद के काबिल नहीं छोड़ता, अपने बच्चे की मदद के काबिल नहीं छोड़ता। ये गिल्ट के ऐसा हमने कुछ किया, अगर हमें लगता है ना कि पीछे हमारा हाथ है, हमारा कसूर है, तो फिर हमें एक ही चीज़ नज़र आती है सामने कि अब इसको हम कैसे कॉम्पनसेट करें। और वो कहता भी है, अक्सर पेशेंट अपने माँ बाप को 4 तरह से काबू करते हैं। एक कि सब तुहाडा कसूर है ते तुसी मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। दूसरी कि मेरा कख नहीं रहा,
मेरे दोस्त डीसी लग गए ने सारे, तो मेरा कख नहीं रहा। तीसरा जो है उनके जहन में ये आता कि खबरदार जे फिर हुण मेरी ज़िंदगी को दखल देता, तानू आंदा ही नहीं कुछ करना, तो पिछा जाओ, पीछे पीछे हट जाओ। और चौथा फिर बहुत ही ज़बरदस्त वार है, वो ये है कि अन करीब में नशा छड़ देना, रिलैक्स हो जाए। मतलब 4 चीज़ें मिल के ऐसा तेज़ बहदव नुस्खा है। आप ज़रा चारों चीज़ों को अलग अलग देखें और फिर इनका कलेक्टिव इफेक्ट देखें कि एक बंदे को आप कह रहे हैं कि तुम्हारा कसूर है तो मेरा कख नहीं रहा, तो उन पे हट जा, तो वैसे तसल्ली रख के मैं नशा छड़ देना है। तो ये उस बंदे को आराम से बैठने पे मजबूर करने का आसान तरीन नुस्खा है। लेकिन ये जो बात यहाँ से शुरू हुई थी, जो इब्तिदा में हमने बात शुरू की थी, उस पर वापस आते हैं कि ये काम कितने अरसे में होने वाला है, क्योंकि इसका तयन कुछ होना चाहिए। जो मैंने कहा कि 16 साल में हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और वो माशरे में रहने के काबिल हो जाएं और नेक नाम हो जाएं और हमारे नाम का डंका बजे और उनकी वजह से हमारे तरफ लोग इज़्ज़त की निगाह से देखें। और जब वो मुकम्मल होती है तालीम, तो सिर्फ 4% जो है अप टू दी मार्क निकलते हैं, बाकी सब जो है खजल ख्वार होते हैं। लेकिन इनमें से भी जो फिर नशे में पड़ जाते हैं लोग और अपने आप के हुलिये बिगाड़ लेते हैं और काफ़ी साल ज़ाया कर लेते हैं और गलत कंपनी में पड़ जाते हैं, गलत लोगों से दोस्ती कर लेते हैं और नशा उनके जहन को हाईजैक कर लेता है और नशा उनके दिमाग में नई वायरिंग कर देता है और उनको वैल्यूज़ का भी ख्याल नहीं रहता। तो जब वो रिहैब में आता है तो अक्सर अपनी मर्ज़ी से भी नहीं आता और पहला काम उसके अंदर मर्ज़ी पैदा करना है, जो कि 100 दिन के अंदर अगर ये मर्ज़ी पैदा हो जाए कि उसके अंदर एक जलती हुई तमन्ना पैदा हो जाए कि मैं नशा छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूँगा, और इस दौरान कोई परसेप्शन पैदा हो जाए, कोई तस्वीर पैदा हो जाए उसके ज़हन में, कोई जुनून पैदा हो जाए, कोई पैशन पैदा हो जाए, उसे पता चल जाए कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ, आखिर मैं किस किस्म की ज़िंदगी को शेप अप करना चाहता हूँ। तो ये बहुत है। लेकिन उसके बाद ये ताज़िंदगी करने वाला काम है, जिसे सोब्राइटी कहते हैं, जिसे रिकवरी कहते हैं। ये ताज़िंदगी करने वाला काम है। मतलब ये नहीं कि आपने ताज़िंदगी यहाँ आना है, वक्त के साथ साथ आपकी जो रहनुमाई के तरीके बदलते रहेंगे। कभी आप गूगल पे जाएंगे, कभी आप यूट्यूब पे जाएंगे, कभी आप एनए मीटिंग में जाएंगे, कभी अपने किसी ख़ानदान के बुज़ुर्ग के पास जाएंगे, कभी आप वापस विलिंग वेज वालों को भी मिल लेंगे कि अच्छा अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप कैसे इलाज कर रहे हैं, पहले से क्या फ़र्क है, हमें कोई नई चीज़ें हैं तो वो बता दें। राब्ता रखेंगे, ताल्लुक़दारी रखेंगे कि कभी जिनसे काम पढ़ने का चांस है उनके साथ हम तो ताल्लुक़दारी रखते हैं, कहीं ना कहीं राब्ता रखते हैं। और हम पेरेंट्स को भी कहते हैं कि देखें, आपने अपनी स्वीट विल से, अपनी आज़ादी से आपने हमें चुना, अपने साथी के तौर पर आपने आज़ादी से चुना, किसी न किसी वजह से आपने फ़ैसला किया। हो सकता है आप हैपनस्टांस की बात कर रहे हैं, आप इत्तफाकात की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने चुना तो इसका मतलब यह है कि अब आप और हम आपस में अलाइंस कर गए, हम गठजोड़ बना गए, हमने इकट्ठे तय किया कि इस बच्चे की या इस फैमिली मेम्बर की ज़िंदगी को हमने बेहतर बनाना है। और उसमें आपकी मोटिवेशन ये थी कि आपके ख़ानदान का जो बच्चा या बंदा पटरी से उतर गया है तो हमने उसको दोबारा पटरी पे डालना है, फिर उसको चलाना है, फिर उसको किसी मंजिल तक पहुंचाना है। तो ये आपकी फितरी तमन्ना होती है, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ ये हैं, आपके घरों में सोच ये चलती है कि हमने अपने बच्चों को मंजिल पर पहुंचाना है। बहुत से दूसरे घर ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें एक एडिक्ट से कुछ लेना देना नहीं, हमें उसकी तकलीफ़ों को नहीं सहना। तो बहुत सारे लोग हैं
वो इशारे कनाए में या साफ लफ्ज़ों में अपने बच्चे को कह देते हैं कि खुदा हाफिज़, और उसके साथ ऐसा रवैया रखते हैं कि वो स्ट्रीट में चला जाता है और स्ट्रीट एडिक्ट बन जाता है, फिर वो ख़ुद भी नशा जारी रखता है, फिर वो और लोगों को नशा कराने की कोशिशें भी करता है। लेकिन आपने अपनी स्वीट विल से ये अलाइंस बनाया। कल ही मैं किसी पेशेंट की फैमिली से बात कर रहा था और मैंने यकदम 45 मिनट्स के बाद एक सवाल उनसे किया। मैंने कहा, अब आपको काफ़ी दिन हो गए यहाँ आते हुए, आपको पता है कि आपके लव्ड वन के लिए या आपके प्यारे के लिए जो रिकवरी है उसकी राह में सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? तो उनको कोई इतना आइडिया नहीं था। जब मैंने उन्हें पूछा तो वो काफ़ी ब्लैंक थे, उनकी तवज्जो उधर नहीं जा रही थी कि आपके प्यारे की ज़िंदगी में रिकवरी हमेशा चलती रहेगी या रिकवरी खो जाएगी, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होने जा रही है। अगर खुदा न खास्ता उसने सेहतयाबी की बजाय दोबारा दलदल की तरफ जाना है, पसमानदगी की तरफ जाना है, नशे की तरफ जाना है, तो उसकी नंबर 1 वजह क्या होगी? कोई आप मुझे बता सकता है? जैसे कामयाबी का आगाज़ ऐसे शुरू हुआ था कि बेहतरी का आगाज़ ऐसे हुआ था कि आपने एक गठजोड़ बना लिया प्रोफेशनल से और आपने उस लाइन पे चलना शुरू कर दिया, और आपकी सिंसेरिटी और आपका जुनून अपने प्यारे के लिए कोई शक नहीं रखता, और आपने किसी ख़ास वजह से हमें चुन लिया, या लोग किसी न किसी रिहैब को चुन लेते हैं, किसी न किसी प्रोफेशनल को चुन लेते हैं, और एक जब 2 मिलते हैं तो वो 11 हो जाते हैं, तो बेहतरी का अमल शुरू हो जाता है। और इस बेहतरी के अमल को सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि वो जो बुनियादी गठजोड़ था, वो जो बुनियादी अलायंस था, वो जो टीम अप हो गए थे, वो जो मिल गए थे आपस में, जो सिनर्जी क्रिएट हो गई थी, उसको बीच में से कोई बंदा आके तो तोड़ देता। He has answered. That is why I would like to clap for him. आप सब वाइज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वरना आप मायूस हो गए होते। सिर्फ वाइज लोग मायूस नहीं होते, क्योंकि वाइज लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, कहते हैं ये नहीं तो फिर है। आप एक चूंटी को भी देखें जो इतनी वाइज होती है कि अगर आप उसके आगे कोई रुकावट डालते हैं तो वो इधर से होके इधर से होके इधर से होके आगे जाना चाहती है, वापस घर नहीं जाना चाहती। एक छोटी सी चूंटी वापस मुड़ के अपने घर नहीं जाना चाहती, वो आगे जाना चाहती है। जो उसकी मंजिल है, जो उसने ठान रखी होती है कि कौन सी चीज़ है कि मुझे उस तक पहुंचना है, और उसका डिसिप्लिन देखें, वो लाइन में चल रही होती हैं, और उसका डिसिप्लिन देखें कि वो फ्यूचर के लिए कुछ जमा कर रही होती हैं। और एक चींटी का दिमाग कितना छोटा सा होगा, आप ज़रा अंदाज़ा करें। तो अगर उसमें इतनी विजडम है तो आप सोचें कि हम इंसानों में कितनी विजडम होगी। और मैं आपको बताऊं जी, वो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है। जी, कोई स्ट्रक्चर है जिसको वो फॉलो कर रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब अल्लाह ताला ने जानदारों को बनाया, जोड़े बनाए, जानवरों को बनाया और रूह फूंकी और परिंदे बनाए, तो सबको बनाया, लेकिन जब इंसान को बनाया ना, तो अल्लाह ताला ने एक चुटकी अल्लाह ताला ने अपनी विजडम की इंसान के अंदर डाल दी। एक चुटकी इंसानों के अंदर उसका असर और नफूज़ कर दिया। इसी वजह से इंसान हमेशा प्रोग्रेसिव और बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाते हैं, और दूसरे जानदार वो एक स्टीरियोटिपिकल ज़िंदगी गुजारते हैं, तरक्की नहीं करते। एज सच आप इंसानों को देखें तो इंसानों ने इतनी तरक्की की है, और ख़ास तौर पर पिछले 40-50 साल में इतनी तरक्की की है कि जितनी तरक्की पिछले हज़ारों सालों में नहीं की। लेकिन इंसान अभी भी माजी बईद में रहना पसंद करता है, हाल में रहना पसंद नहीं करता। आप एक एवरेज बंदे को माशरे में कहें कि दुनिया दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, तो वो बहुत बुरा सा मुंह बना के कहता है क्या बात कह रहे हैं, ज़माना तो वो पहले वाला बहुत अच्छा था।
वो पास्ट में ज़रूर रहते हैं। तो जो मैं आपको कह रहा था, सबसे बड़ा ख़तरा क्या है इंसानों की रिकवरी को, जो कि इस सारे डिसिप्लिन में से गुज़र रहे हैं, तो सबसे बड़ा नंबर 1 ख़तरा क्या है? वो कह रही है मिस शमाइला, गठजोड़ का टूटना। गठजोड़, वैसे गठजोड़ कोई इतना ज़बरदस्त लफ्ज़, अलायंस का टूटना, यानी इत्तेहाद का टूटना। ये मैंने उनकी बात की है जो 16 साल की एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, तो उनमें से 4% हैं जो शाइन करते हैं, जिनके वालिदैन कहते हैं हाँ तेनू ऐसे वास्ते पढ़ाया सी, ऐसे वास्ते कि तू इंजदा होएगा। लेकिन ये तो मैंने आपको आज बताया ही नहीं कि जो लोग भी स्कूल जाते हैं उनमें से 16 साल की एजुकेशन कितने % हासिल करते हैं, और कितने हैं जो 5 साल बाद या 10 साल बाद या 12 साल बाद बिछड़ जाते हैं तालीम से, स्कूल से, कॉलेज से। अमेरिका में अब ऐसे हो रहा है, अमेरिका में अब ऐसे हो रहा है कि उन्होंने रेवोल्यूशन ले आए हैं तालीम में। सबसे पहली बात है कि तालीम में से उन्होंने पेन निकाल दिया है। पेन, ये जो तकलीफ़ दे ख्याल है तालीम के साथ जुड़ा हुआ, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जाते हुए रोते हैं, और जो टीचर हैं वो भी सुबह सोच के बैठे होते हैं कि आज किदी किदी कुटाई करनी है। आपको पता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स हैं उनमें जो टीचर हैं वो मार पिटाई को अपना हक समझते हैं। वो समझते हैं कि बच्चों को पीटना पढ़ाई का लाजमी जुज़्व है। मदरसों में भी ऐसे ही होता है, लेकिन अमेरिका में उन्होंने बहुत चीज़ें बदल दी हैं। वो पढ़ाई को तकलीफ़ दे नहीं उन्होंने छोड़ा, इम्तिहानों के सिस्टम बदल गए, और फ़न टू लर्न का कॉन्सेप्ट कि वो मज़ा आए, स्कूल में मज़ा आए, और ये चीज़ें जो है वहाँ आगे बढ़ रही हैं। और वहाँ का जो मैट्रिक का लेवल है उससे पहले ज़्यादातर बच्चों ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल अच्छी तरह से समझ ली होती है। और 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पी किड्स अब आ गई है एक 5 साल के बच्चे के लिए, 6 साल के बच्चे के लिए, कि वो कहानी की शक्ल में बड़ी मज़ेदार कहानी जिसमें जानवरों के करैक्टर होते हैं वो डाल के, तो वो बच्चों को बहुत शुरू में ही बुरी आदतें सीखने से पहले अच्छी आदतें सिखा देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं ये जो बात मैं अभी आपको कह रहा हूं कि वालिदैन का हमारे साथ जो इत्तेहाद है, जो अलायंस है, चले से गठजोड़ कह लें, जिसकी वजह से मामलात सीधी तरफ आना शुरू होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें थोड़ी बेहतर होना शुरू होती हैं। और ये 100 मीटर रेस नहीं है, ये मैराथन है, और ये पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी गोल में 2 हिस्से होते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं और कितनी देर में करना चाहते हैं। अगर आपने ये पता नहीं चलाया कि कितनी देर में होगा तो फिर आप जो भी करना चाहते हैं वो भी नहीं होगा। लेकिन मैं बताऊँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इसका ख़तरा बहुत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पिछले 1 साल में देखा जाए कि जो पेरेंट्स आए इस हॉल में, तो उन्होंने बातें सुनी, उन्होंने इलाज में हिस्सा लिया, उन्होंने हमसे अलायंस बनाया, और फिर किसी न किसी तरह 100 दिन के बाद उनमें से कुछ पेरेंट्स ने उस अलायंस को सलामत ना रखा। वो टूट गया, अलायंस टूट गया, और उस अलायंस के टूटने की जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो खुद पेशेंट है। ट्रायंगल का ही एक हिस्सा जो ऑन टॉप है वो उसे तोड़ देता है। और ये इस पॉइंट पे जो मैं बात कर रहा हूँ उसका मकसद ये है कि वो कैसे तोड़ देता है और कैसे हम क्या करें कि वो ना तोड़ सके। हम कैसे इस बात को सलामत रखें कि हमारा जो लिंक है, जो हमारा अलायंस है, वो सलामत रहे, सदा सलामत रहे। लेकिन एक फ़र्क आ जाता है ना कि जब पेशेंट हमारे पास है, तो पेशेंट हमारे पास है और वो हमारी इजाज़त से आपको मिलता है, वो थोड़ी सी बातचीत आपसे करता है, हम आपसे ज़्यादा बातचीत करते हैं, फिर आप घर चले जाते हैं, पेशेंट हमारे पास रह जाता है। तो
हमें ज़्यादा मौका मिलता है आपके साथ बातचीत करने का और अलायंस को मजबूत करने का, लेकिन जब 100 दिन पूरे हो जाते हैं और पेशेंट आपके पास चला जाता है तो वो 24 घंटों में से कम 21 घंटे आपके साथ रहता है और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा फिर 3 घंटे गुजरते हैं। और यहाँ से वो अलायंस पे जब चोट लगाना चाहता है, क्योंकि उसके ज़हन में होता है कि जब तक मैं पहले इस अलायंस को नहीं तोड़ूंगा तब तक मैं अपनी मन मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मैं तब तक जो है मुझ पे पाबंदी रहेगी कि जी आप सेल फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अकेले कहीं नहीं जा सकते, आप अभी कमज़ोर हैं, आप हमारी मदद के साथ अभी ज़िंदगी गुजारें और फिर जब आप इस काबिल हो जाएं कि अच्छी ज़िंदगी खुद से गुजार सकें तो फिर हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि कोई ना कोई पेरेंट्स इस अलायंस को बरकरार रखने में कामयाब होते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेरेंट्स इस अलायंस को बरकरार नहीं रख सकते। तो कैसे आपने उस अलायंस को बरकरार रखा, कैसे, ये कैसे हुआ था फैसला? मैं उसी चीज़ को जानना चाहता हूँ, मैं उस चीज़ को जानना चाहता हूँ जो मैं दूसरे किसी को बता सकूँ कि ऐसे होता है अलायंस को बरकरार रखना, अपने इत्तेहाद को बरकरार रखना। क्योंकि अलायंस या गठजोड़ या धड़े से बात होती है। धड़ा समझते हैं? धड़ा 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 होता है अपना ग्रुप, अपना ग्रुप। तो जब आपकी स्ट्रेंथ होती है किसी के साथ मिलके तो वो स्ट्रेंथ कायम रहती है जब तक साथ रहता है, जब साथ नहीं रहता तो वो स्ट्रेंथ बिखर जाती है। जैसे साइंस कहती है कि मुझे फॉलो करो अगर मैं ठीक कह रही हूँ, साइंस कहती है कि ये बात मैं जानती हूँ और ये तहकीक से साबित शुदा है, इस बारे में अभी मेरा ख्याल है, इसमें थ्योरी है, इसमें हाइपोथेसिस है और ये बात कंफर्म है, डन है। एक नुक्ता के गठजोड़ या अलायंस नहीं तोड़ना, ठीक, ये एक नुक्ता आप अगर समझ गए हैं तो फिर कोई मसला नहीं, फिर उतार चढ़ाव आएंगे, बीच में किसी दिन कोई ऐसे बैक गियर भी लगता है, फिर फॉरवर्ड गियर लगता है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, रोना धोना भी चलता है, वैसे भी लाइफ में चलता है रोना धोना। एक्चुअली जब आप आ रहे होते हैं 2.5 घंटे में और जब आप जा रहे होते हैं 2.5 घंटे में तो उस वक्त आपका जहन इसी चीज़ पे फोकस होता है। 5 घंटे फोकस होना जहन एक चीज़ पे, आपका दिमाग काम कर ही जा रहा होता है। क्योंकि जब आप लाहौर की तरफ आ रहे होते हैं तो आपका दिमाग अपने कारोबार, अपने रिश्तेदारों की तरफ नहीं होता, आपका दिमाग होता है कि बेटे के लिए जा रहे हैं और ये बात वहाँ होगी तो हमने ऐसे बात करनी है, और वापसी पे आज सोचते हैं कि आज क्या बात हुई। तो आपके दिमाग में जो स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग हो रही होती है बॉल बेयरिंग्स की, वो सारी इस चीज़ के इर्द गिर्द हो रही होती है। मैं डॉक्टर साहबा से पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि बहुत संजीदा ख़तरा सिर्फ ये है कि आपका और हमारा जो एक साथ है, जो अलायंस है, उसको ख़तरा लाहक होगा, उसके टूटने का ख़तरा है, और वो जो टूटने का ख़तरा है वो की तरफ से होगा, जानबूझ के नहीं, पूरी नेक नीति के साथ। हम लोग बहुत सारी काम नेक नीति से ख़राब करते हैं। वो कहते हैं ना कि दोज़ख का रास्ता बहुत नेक नीति से ढूंढा जाता है। वो जो नेक नीति से आपके ज़हन में है, पिछले दिनों आप उसका इजहार भी करते रहे कि छड़ दो पिछा साढ़े वालदैन दा, और हमें आज़ादी से अपना जो ये रिलेशनशिप है वालदैन के साथ उसको वैसे ही चलाने दे जैसे हम पहले चलाते थे। और मैं कहता हूँ कि ख़तरा है। लेकिन जब बेटा ये कहता है कि देख लो मैं नशा नुशा तो कोई नहीं कर रहा, तो जे तुसी मिलते रहोगे माँ बाप के नाल तो ऐसी बात आप करते ही रहेंगे कि आप कहेंगे कि नशा तो मैं कोई नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप विलिंग वेज का पीछा नहीं छोड़ेंगे तो फिर देखो कुछ भी हो सकता है, फिर ना कहना मैं दसिया नहीं सी। तो वो एक आपको ऐसे तराजू के सामने खड़े कर देते हैं कि जिसमें होता है कि मेरी बात मानो तो आप जीतोगे, अगर मेरी नई बात मानोगे तो आप हारोगे। हाँ, अगर आप मेरी बात मान जाओगे तो ये जारी और सारी रहेगा सिलसिला,
मेरी सोब्राइटी का, मेरी रिकवरी का जारी रहेगा। लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर वेख लो तुसी आपे, फिर तुसी आप सियाने हो गए। जब गैप आता है, एक तरफ से गैप आता है और दूसरी तरफ से गैप नहीं आता, बल्कि दूसरी तरफ से हमले चल रहे होते हैं और एक तरफ से गैप आ जाता है, तो इंसान कानों का कच्चा होता है। आप ये बात को मानते हैं कि हम सब कानों के कच्चे होते हैं? हम सब कानों के कच्चे होते हैं, ठीक। और कानों के कच्चे होने का मतलब है कि अगर हमें बार बार कोई बंदा कहता है, और वो बंदा कौन है? वो हमारा प्यारा है, वो हमारा हीरो है, वो बंदा एਵੇਂ नहीं है। वो बंदा जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारा स्टार है, वो हमारा सितारा है, हमारा चांद है। अब बात यह है कि हम इंसान कानों के कच्चे होते हैं और हम किसी की बात सुन के हम कहते हैं नहीं मानेंगे, हमने तहैया कर लिया कि नहीं मानेंगे, पर जितनी हमारे कानों के कच्चे होने की हालत है, हम जब मानेंगे तो कहाँ जाके मानेंगे? ये ज़रा सोचने की बात है कि जहाँ हम जाके मानते हैं, या जितनी दफ़ा कोई बात हमें कही जाए तो हम मानते हैं। आपको पता है ना कि जितनी दफ़ा कोई बात कही जाए तो हम उतना ही ज़्यादा मानते हैं। सारी एडवर्टीज़मेंट इसी बुनियाद पर होती है, कितनी दफ़ा हम देखेंगे तो हम मानेंगे। तो जितनी दफ़ा देखने से हम मानते हैं, एडवर्टीज़मेंट उससे ज़्यादा दफ़ा की जा सकती है। तो जितनी दफ़ा कहने से माँ बाप को हम मजबूर कर सकते हैं अलायंस तोड़ने पर, हम उससे ज़्यादा दफ़ा माँ बाप को कह सकते हैं कि अलायंस तोड़ दो। और जैसे एडवर्टीज़मेंट में कोई हीरो होता है, कोई सेलिब्रिटी होता है, कोई चमकदार बंदा होता है, तो हमारा वास्ता घर में जिस बंदे से है, क्या वो किसी हीरो से कम है? क्या वो किसी चमकते हुए सितारे से कम है? और क्या वो सिर्फ एक दफ़ा कहेगा, या वो 2 दफ़ा कहेगा, या वो 4 दफ़ा कहेगा, या वो 8 दफ़ा कहेगा? अब हमारे अंदर एक खुफिया नंबर है, हम सब के अंदर एक खुफिया नंबर हो सकता है कि वो खुफिया नंबर मुझ में 47 हो सकता है कि अगर कोई मुझे 47 दफ़ा कहेगा तो मैं मान लूँगा। और जो मुझसे बात मनवाना चाहता है उसको नहीं पता कि मैं 47th टाइम जब मुझे कहा जाएगा तो मैं मानूंगा, लेकिन उसको ये पता है कि कोई नंबर है जो मुझे नहीं पता, पर मैं कहता रहूँगा तो वो नंबर सरपास कर जाऊँगा। तो ये मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि ये एक मामला है जिसको बहुत संजीदा लेने की ज़रूरत है कि जो हमारे साथ बात करने वाला है वो हमारे दिल में बसता है, हम उससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और वो हमें कहता है कि ये अलायंस तोड़ दो। और वो इस थ्योरी को भी जानता है कि जितनी दफ़ा मैं कहूँगा तो मैं उस नंबर को सरपास कर जाऊँगा कि जिसके बाद ये मेरी बात मान लेंगे। लेकिन अब आपसे मैं वापस पूछता हूँ कि, और आपको भी पूछता हूँ कि क्या आपने कहना छोड़ दिया? अच्छा, कहना छोड़ दिया। अच्छा, आपने चूंकि सुनी नहीं बात तो उसने कहना छोड़ दिया, क्योंकि एक एंड ये भी हो सकता है कि जब आपकी बात नहीं सुनी जाती और आपको नो मिलती है तो फिर आप कहना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आज आपको ये बात पता चल गई है कि पहले अगर आपने 380 दफ़ा कहा था और अब अगर आप 1485 दफ़ा और कहेंगे तो ये मान जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर भी नहीं कहेंगे। उसकी वजह क्या? ये पॉजिटिविटी है जो कि वालिदैन के मुसलसल कोशिश करने से। अच्छा, कल मेरे साथ वॉक में थे, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा वो शेयर करूं। मुझे बहुत मदद मिलती है इसके साथ। जो वॉक करना है, इट इज़ बिकमिंग ए ट्रीट, इट इज़ बिकमिंग ए ट्रीट। तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये बातें मेरे साथ बहुत खुल के करते हैं। तो मुझे बता रहे थे कि एक बारी मैं अपने माँ प्यो को बिल्कुल ताड़े तो दूर कर देता। वो क्या था वो ज़रा आप बता रहे थे कि फिर तकलीफ़ जब बहुत बढ़ गई तो वो नए सिरे से उनको ख्याल आया कि नहीं, ये तो करना था काम, और फिर वो कन्विंस हो गए और उन्होंने कदम आगे बढ़ाया। अच्छा,
आपको भी ये रिकॉल आती है कि किस तरीके से आपको ये कहते थे कि विलिंग वेज ना जाओ, विलिंग वेज को छोड़ दे? मसला यह है कि जब हम ने कोई काम की मेहनत करनी होती है तो उसके पीछे एक मोटिवेशन भी चाहिए होती है, और वो मोटिवेशन अब नहीं है क्योंकि आपने इंजॉय करना शुरू कर दिया है, काइंड ऑफ न्यूअर लाइफ को इंजॉय करना। क्योंकि आप मुझे कुछ वाक़यात बता रहे थे जिसमें कुछ और लोगों की बातें आप कर रहे थे और बता रहे थे कि वो कितनी तकलीफ़ में हैं। कुछ लोगों की बातें आप कर रहे थे और आप बेबस से थे कि अच्छा मैं करते कुछ नहीं सकता, लोग तकलीफ ही चुनते हैं, उनमें की करा। बट यू क्लियरली अंडरस्टूड के व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। ये चीज़ें जब समझ में आना शुरू हो जाती हैं, मेंटल क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि आपकी जो रिकवरी है या सोब्राइटी है वो आप इंजॉय तो करते ही हो, आपके माँ बाप भी इंजॉय करते होंगे, लेकिन जिस अंदाज में हम उसे इंजॉय करते हैं वो एक यूनिकनेस है उसके अंदर। यानी ये खाली ड्रग्स से अवेयर रहने का मामला नहीं है, ये मामला है क्लैरिटी ऑफ माइंड का, यानी दिमाग का तंदुरुस्त होना जो है, जो कि खूबसूरत फूल खिलते हुए महसूस होते हैं बातों से, तो ये मामला उनका है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि ये एम कोई एम नहीं है कि जी हमारा बच्चा नशे से दूर रहे। असल एम ये है कि उससे खुशबू आने लगे, उससे घबराहट ना हो। क्योंकि सबसे कॉमन चीज़ जो है वो सब फैमिलीज हमें बताती है, कहते जी बस उधरों आ रहा हो तो इसी घबरा जाते हैं। मतलब करीब में हो तो बंदे को होता है पता नहीं होने की गल कर देगा तो की कह देगा। इसको एडिक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि एडिक्शन उन चीज़ों को कहते हैं जो उर्दू में जिसके लिए इल्लत का लफ्ज़ है। अब देख लीजिए, जब उन्होंने काम करने जाना होता है वो अपना स्केड्यूल वैसे बनाने लगते हैं, लेकिन अपना काम वो कर रहे हैं। जो काश्तकारी है वो तो आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे ना जी, ही इज़ वेरी फंक्शनल। क्यों जी? आप फ़राइज़ मनसबी भी अच्छे अदा कर रहे हैं, अपने मामलात को, काश्तकारी को, अपनी फ्रेंडशिप को, अपने हल्का अहबाब को आप सब टाइम देते हैं। पहले तो वो एक बेटे के लिए आते थे, अब वो उन्हें लगता है कि यार सानू भी फ़ायदा होएगा नफ्से मुतमिन के पहलू से। मतलब एक लगता है कि अच्छा ये जो नफ्से मुतमिन का मामला है उसकी भी उम्मीद पैदा हो गई है। देखिए वो कहते हैं इट टेक्स ए फैमिली, इट टेक्स ए फैमिली, कि आपने बतौर फैमिली काम करना शुरू किया और आपका एक और बेटा भी आता है, उसने भी सीखना, और उसने ज़्यादा सीखा होगा क्योंकि उसने कोई गार्ड्स, जब हमारे पेशेंट के कोई फैमिली मेम्बर्स में उसका कोई बहन भाई आता है तो उसने गार्ड्स डाउन किए होते हैं और वो रुकावट नहीं डालता। वो कहता है कि अगर कोई चीज़ मेरी तरफ अच्छी आ रही है तो आने दो, वो अपने गार्ड्स डाउन रखता है। और मैंने देखा है कि खामोशी से बाज़ औक़ात बहुत ही खूबसूरत तब्दीलियाँ किसी दूसरे फैमिली मेम्बर में नज़र आ रही होती हैं, जो शुरू में बादल नखास्ता ही शामिल हुआ था या वालिदैन के इसरार पे शामिल हुआ था, या वो गाड़ी ड्राइव कर सकता था तो उसने कहा चलो गाड़ी ड्राइव करके इसको ले जाते हैं, लेकिन फिर उनको उससे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि फ़र्क क्या होता है कि जब कोई रिकवरी में होता है तो आपको उससे मिलके मज़ा सा आने लगता है, यू कैन नॉट डिफ़ाइन इट। मैं आपको बताऊं कि वो पिछले दिनों मैं लाहौर से जंग एक शादी अटेंड करने गया था और मैंने कहा था इनको कि वहाँ मिल के बातें करेंगे, तो पता नहीं किसी वजह से ये शादी में ना आ सके, तो मुझे कई दफ़ा ख्याल आया कि अच्छा हो मैं तो आया था कि उससे बैठ के वहाँ बातें करेंगे, कोई वर्कशॉप कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो वो आया ही नहीं। वो जंग में लोगों को हाथ मिलाने का इतना शौक़ है कि जिसकी कोई याद नहीं। वो हम बैठे हुए थे वहाँ पे, तो मेरे साथ जो है वो लड़की के वालिद थे जो मेरे साथ काम करते रहे हैं और मेरे साथ भाइयों की तरह हैं। प्रोफेसर अली अकबर मंसूर यूके में अब प्रोफेसर हैं वो, और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और सन 2000 में मेरे साथ वो काम करते थे लाहौर में और फिर मरी में। तो वो मेरे साथ बैठे थे तो सब उनको मिलने आ रहे थे, तो उनको मिलने आ रहे थे तो मुझे भी मिल रहे थे, तो हाथ पंजा दस्त पंजा। तो हमने टेबल के ऊपर सैनिटाइज़र रखा हुआ था और पूरी बोतल खाली हो गई, जितने जब भी कोई हाथ मिला के जाए तो ऐसी फिर शुरू हो जाइए। नहीं, फैमिली सिस्टम वहाँ भी है, और अगरचे उस तरह नहीं जिस तरह हमारे यहाँ है, लेकिन वहाँ भी दो ही किस्म के लोग हैं, जो अपने बच्चों के पीछे
चलते हैं उनको मंजिल पे ले जाने के लिए, या फिर वो उन्हें सड़क के ऊपर जाने देते हैं। लेकिन वहाँ किसी भी जगह दुनिया में ट्रायंगुलर मीटिंग्स नहीं होती, यानी पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स और पेशेंट्स, ये जो ट्रायंगुलर मीटिंग्स हैं आमतौर पर नहीं होती। पेशेंट को अलग मिलेंगे, फैमिली को अलग मिलेंगे, और उसकी वजह ये होती है, उनका ख्याल होता है कि इट वोंट वर्क। अभी जब हम उनको रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि हर चीज़ें हम एक दूसरे को रिपोर्ट करते हैं कि हमारे यहाँ सेशंस होते हैं जिसमें फैमिलीज़ भी होती हैं, पेशेंट्स भी होते हैं, प्रोफेशनल्स भी होते हैं, तो वो उनको समझ में नहीं लगती कि ये कैसे होता है, और दे वांट टू लर्न अबाउट दिस। जिस जगह से मेरी ट्रेनिंग है वो बार बार कहते हैं कि कभी आप आएँ तो हमें ये बताएं कि ये कैसे करना है। पहले एक उनको चीज़ सिखाई थी जिसे टच एंड गो मीटिंग्स कहते हैं, टच एंड गो मीटिंग्स। असल जो वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप कोई चीज़ समझते हैं कि नहीं हो सकती तो वो नहीं हो सकती, जब आप कोई चीज़ समझते हैं कि हो सकती है तो वो हो सकती है, बस सिंपल एज दैट। क्योंकि वहाँ अभी मिथ है, ये गलत फहमी है कि ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर पेशेंट भी होगा और फैमिली भी होएगी और प्रोफेशनल भी होगा तो फिर खप होएगी, और वो खप में बात नहीं हो सकेगी। तो चलो मरीज़ से अलग बात करते हैं, फैमिली से अलग बात करते हैं, मेक इट ईजी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि फिर कोई कहता है कि नहीं हो सकता है, और फिर उसे करना शुरू करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतरी उसमें आने लगती है। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि कब तक नहीं टूटना चाहिए। मैं आप ही सब से इसका आंसर चाहता हूँ, कब तक नहीं टूटना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपका और हमारा अलायंस कब तक, मैं उसकी नहीं, मैं कब नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कब तक रहना चाहिए। मैं अभी उनका जवाब सुनिए आप, मुझे नहीं पता क्या जवाब देंगे। कब तक जी? वो कहते हैं हमेशा। वो उन्होंने कहा हमेशा, और मुझे पता था कि वो ये जवाब देंगे, इसलिए आपने नहीं, मैं सबसे पूछने वाला हूँ, मैं इधर से पूछने वाला हूँ। कोई मुझे बताएगा कि कब तक नहीं टूटना चाहिए? और वो खुद कह रहे हैं हमेशा रहना चाहिए। मेरा मतलब है कि कोई रिश्ता कब टूटना चाहिए? एक मिनट, कोई रिश्ता कब टूटना चाहिए? देखिए, जब किसी रिश्ते में बिगाड़ पैदा हो जाए तो पहली ऑप्शन क्या होगी कि ठीक किया जाए। और जो रिश्ता तोड़ना है, किसी भी किस्म का रिश्ता तोड़ना, ये तो बहालत मजबूरी होगा। लेकिन एक रिश्ता जिसके समरात आते हैं, एक रिश्ता जिसके समरात आते हैं, जिसके फ़ायदे होते हैं, तो उसको क्यों तोड़ना है? आप बताइए क्यों तोड़ना है? हम कब कहते हैं ना जाओ? हमें में से कभी किसी ने आपको कहा हो कि जी आप अपनी काश्तकारी छोड़ दें, अपना इंडस्ट्री छोड़ दें, अपना बिजनेस छोड़ दें? हमने कहा कि जी इधर उधर करके वो भी करें, ये भी करें। हमारे पास वैसे जब वालिदैन आते हैं तो ज़्यादातर उन्होंने कारोबार छोड़ा होता है। वो कहते हैं जी मुंडा ठीक होएगा तो फिर कारोबार करेंगे। तो हम कहते नहीं, तुसी अपना कारोबार शुरू करो ताकि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी वैरायटी आ जाए। हर वक्त ये जो आप इसकी वजह से परेशान रहते हैं, इससे आपको ख़तरात हैं, डायबिटीज़ जैसे ख़तरात हैं, ब्लड प्रेशर जैसे ख़तरात हैं, दिल की बीमारी जैसे ख़तरात हैं। अगर आप हर वक्त एक मनफी पहलू पे, आपके 3 बेटे हैं जो कि पढ़ लिख रहे हैं और चौथा बेटा है जो बीमार है, और आप उस चौथे के बारे में सोचते रहते हैं, तो मुझे ये बताइए कि वो 3 बेटों से जो खुशी आपको मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। और एक बेटे का जो गम है आपको, वो डायबिटीज़ देगा, वो आपको ब्लड प्रेशर देगा। तो आप कम से कम 4 बेटों को तो तवज्जो देना शुरू करें। चले इसको 35% दे दें 25% की बजाय, और बाकियों को थोड़ा कम दे दें, पर वैरायटी तो पैदा करें। वो कॉल अ फ्रेंड जिसको कहते हैं अमिताभ बच्चन, कॉल अ फ्रेंड, कि जब आपको ज़रूरत पेश आती है तो आपने रिश्ते को ताज़ा रखा होता है तो ज़रूरत पूरी होती है ना। जब आप किसी से रिश्ते को ताज़ा रखते हैं, फ्रेश करते रहते हैं रिश्ते को, अगर आप राब्ते में रहते हैं तो फिर आपकी हिस्ट्री भी बयान करने की ज़रूरत नहीं। आपको पता होता है कि हम थोड़ी बात करेंगे तो उसका ज़्यादा वो समझ में बात आएगी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्यों चाहते हैं कि वालिदैन वापस उसी हालत में चले जाएं, या अलायंस के बगैर की हालत में चले जाएं कि जब वो बहुत दुखी थे और परेशान थे और उन्हें कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था, तो वापस उसी पोजीशन में वो क्यों जाना चाहेंगे? मुहताजी की तो बात है ही नहीं। देखिए, एक वक्त में ये रिलेशनशिप जो है स्पिरिचुअल नौयत अख्तियार कर जाता है। जब शुरू में ये रिलेशनशिप होता है तो वो स्पिरिचुअल नहीं होता,
ये आहिस्ता आहिस्ता, और पहले 100 दिन में भी ये स्पिरिचुअल नहीं होता, पहले 200 दिन में भी नहीं होता। मैंने आम तौर पर देखा है कि 1 साल लगता है किसी फैमिली के साथ हमारा रिलेशनशिप खालस स्पिरिचुअल हो जाए और फ्लॉलेस हो जाए, इसमें 1 साल लगता है रिलेशनशिप को बिल्ड करके। मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, एवरेज जो मैं बात करता हूँ, ये 1 साल तो मैंने देखा है कि लगता है, और 1 साल के बाद जब 2 साल होते हैं तो वो एक और ही मंजिल तय करता है, फिर जब 5 साल होते हैं तो फिर और ही मंजिल तय करता है। हत्ता कि लोग जेलस होने लगते हैं, आम लोग जेलस होने लगते हैं आपके इस रिलेशनशिप से। आपने किसी जगह कहा था कि वो चाय वाय की बात हुई थी, तो किसी ने कहा कि है हुण तुहाडे डॉक्टर साहब चाय दे भी खिलाफ गल्लां करन लग पे ने, तो उसमें मैसेज ये था कि तुहाडे डॉक्टर साहब किड्डे गड़बड़ ने, ऐसी बात थी ना। देखिए वो कुदरती तौर पर है, प्यार चीज़ ऐसी है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो किसी और से प्यार ना करे, लेकिन असल प्यार ये है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे और लोगों से भी प्यार करने के लिए छोड़ते हैं। आप किसी तितली को अगर मुट्ठी में लेके तो काबू कर लें तो उसका क्या बनेगा, तो मर जाएगी। लेकिन अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो वो मंडलाती मंडलाती या आपकी तरफ आ जाएगी या ड्रिफ्ट वे कर जाएगी, पक्का पता तो लग जाएगा ना। ये आपकी मेहरबानी है, आप लोगों की ऐसी बातें मेरा दिल जो है बड़ा करती हैं, दिन बना देती हैं, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत होती है इस चीज़ की। आपको पता है एक चीज़ होती है जिसे कैटलिस्ट एजेंट कहते हैं, कैटलिस्ट। आपको किसी को पता है कि कैटलिस्ट एजेंट क्या होता है? अच्छा, वो खुद हिस्सा नहीं लेता, लेकिन वो किसी केमिकल रिएक्शन को फास्टर कर देता है, उसको बेहतर बनाता है। तो हमने देखा है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके घर में आपस के रिलेशनशिप बेहतर होते हैं। जैसे वो भी कह रहे हैं कि मियाँ बीवी के रिलेशनशिप अच्छे हो गए, बेटे के साथ अच्छे हो गए। और हम इसमें कैटलिस्ट एजेंट का जो रोल है वो करते हैं। और ये रोल आप मुझे बताइए कि जो कैटलिस्ट एजेंट है किसी केमिकल रिएक्शन का, तो उसको अगर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? अच्छा, कभी आपने देखा कि किसी चौक में, ट्रैफिक में, किसी चौक में एक बड़ा सार्जेंट होता है जिसकी एक मोटरसाइकिल होती है बहुत बड़ी, और उत्थे उन्हें पार्क की होंगी है, तो वो खलो के ते एवं इंजॉय कर रहा होंगे मौसम नू, तो सारी ट्रैफिक ठीक चलना शुरू हो जाती है। तो कैसे ठीक चलती है? उसकी प्रेजेंस से। तो एक जो रोल है विलिंग वेज का, जो मल्टी डिमेंशनल रोल है या किसी भी रिहैब का जो होना चाहिए, वो ये है कि वो एक कैटलिस्ट एजेंट है। कई दफ़ा मुझे पेशेंट्स ने बताया कि अगर उन्हें क्रेविंग हो रही हो तो वो जेल रोड से गुजर जाते हैं, इधर से करीब से गुजर जाते हैं, तो क्रेविंग ठीक हो जाती है। या फिर वो बहाने से मुझे फ़ोन करते हैं, भी इधर दियाँ उधर दियाँ गल्लां करके, तो बाद में मुझे किसी टाइम तक फलाने दिन जरा मैं टेलीफोन किया सी ना, मैं वो क्रेविंग ठीक करने लगी किया सी। तो वो उनके जहन में होता, कहते कई दफ़ा तो हम तसव्वुर में सोचते हैं कि आपसे बातें हो रही हैं, आपसे मुलाकात हो गई है तो आपसे बातें हो रही हैं, तो मैंने ये कहा और आपने ये कहा। तो बहुत बातें इस तरह की मुझे सुनने को मिलती है। मैं बताता हूँ सिंपल सा सवाल कि ज़रूर कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि अपने घर में एडिक्शन के मसले को संभाल लेते हैं और अपने बच्चे को एडिक्शन की दुनिया से निकाल आता है। वो तो वॉक पे आता है रोज़, वही रास्ता रखा हुआ है उसने। यहाँ पे नहीं आता, तो इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, लेकिन शुरू में आता रहा, 200 दिन पूरे किए और उसके बाद वो वॉक पे आता है। तो वो जो वॉक है जिसमें एक और ही लेवल होता है, फ्रेंडशिप लेवल उसमें इंक्लूडेड होता है, तो वो उसको तो आप कुछ और ही एक लेवल समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो फैमिलीज़ अपने बच्चों के नशे को अपने घर में ही किसी तरीके से मसला हल कर लेते हैं, और उसके लिए बड़े बड़े क्रूड तरीके हैं, 6-6 महीने कमरे च बंद रखना, रोज़ जाके ते जफ्फी पा के ते रोना या इस तरह दी गल्लां करनियां, और उसके बाद फिर कोई एक वक्त आता है कोई किधरों मौलवी लिया के बीच उन्होंने बिठा लेना, गल्लां करना, तो वो भी हो जाता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर लोग, जैसे आपकी अम्मी का फील्ड है गायनेकोलॉजी,
ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਠਾਨੀਆਂ ਦਰਾਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्यों आंदे? मुझे आप बताएं कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्यों आंदे ने लोग, क्यों आंदे? ये गाँव शाँव में चल जाता है घर ही गुजारा, सास बहू की मदद कर रही है, बहू सास की मदद कर रही है, दोनों तरफ चल रहे हैं सिलसिले। कितनी ख़वातीन मर जाया करती थी, कितने बच्चे मर जाया करते थे। ये आम बात है मेरे देखते देखते कि 1980-85 में कोई डायबिटिक लड़की माँ नहीं बन सकती थी और आज डायबिटिक लड़कियाँ माँ बनती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि एक अजियत पसंदी इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है और लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि नो पेन नो गेन, लोग इस तरह की बातें करते हैं, पर साइंस अब आपको कहती है कि नहीं, पेन जहाँ भी है वहाँ किसी कमज़ोरी या ख़राबी या कमी का ताल्लुक़ है। और मैं एक दफ़ा पहले लॉरेंस गार्डन में वॉक करता था तो एक बंदा मुझे देखी जाता था तो काफ़ी दिन के बाद वो मेरे करीब आया तो कहता है मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मुझे लग रहा था कि बहुत दिनों से आप कोई बात करना चाहते हैं, पर फिर आप देखते देखते तो चले जाते थे। तो कहता है मैं एक्चुअली स्टेट बैंक में काम करता हूँ और मैं एक हेरोइन एडिक्ट था और मुझे पता है कि आप ट्रीटमेंट करते हैं और मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैंने एक दिन फ़ैसला किया कि इस ज़िल्लत की ज़िंदगी से निजात हासिल करूँ। ये उसके अल्फाज थे नशे के बारे में। तो कहता है कि मैं कुछ खाने पीने का सामान लेके, तो लॉरेंस गार्डन के अंदर एक पहाड़ी सी है जिसे शिमला पहाड़ी कहा जाता है, तो उस पे मैं चला गया और मैंने कहा कि अब या तो मैं नशे से फ़ारिग हो के यहाँ से उतरूँगा और या मैं अपनी जान खो के यहाँ से उतरूँगा। मैंने कहा फिर? तो कहता है कि फिर ये हुआ कि मुझे बड़ी तकलीफ़ें हुई, मैं अकेला था, मुझे दस्त लगे, मुझे वॉमिटिंग्स हुई, पर मैंने कहा कि या तो मैंने नशे से निजात पा के उतरना है और या मैंने जान खो के उतरना है। तो अल्लाह ने मुझे नशे से निजात दी। तो मेरा बड़ा दिल करता था कि देखें आप तो इलाज करते हैं तो लोग नशा छोड़ते हैं ना, मैंने ऐसे ही छाड़ देता है। और उसके बाद मेरी उससे बड़ी दोस्ती है, अभी तक कोई 18 साल गुजर गए हैं इस वाक़े को, और एक ताल्लुक़ है। कोई ताल्लुक़ बनाना इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत जो है, मैं बताऊँ कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत ताल्लुक़ है। आज ही एक लड़का मेरे पास आया था दुबई से मशवरे के लिए और मोटा था, मसाइल थे, उसके वज़न ज़्यादा था, उसके वालिद ने उसको ज़बरदस्ती MBBS करा दिया जिसका उसको बड़ा रंज था, वालिद पे बड़ा नाराज़ था, वालिद से बड़ी दूरी ज़हनी हो चुकी थी। वालिद लाहौर वापस आ गए हैं, वो दुबई में रहता है, वहीं माँ रहती है और एक और भाई भी रहता है। और वो सोच रहा था कि दुबई से आगे लंदन चला जाऊं या अमेरिका चला जाऊं, और इस तरह के उसके ख्यालात थे, और उसको फ़ियर फोबियास थे, पैनिक अटैक्स थे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। और मैंने सारी बात सुन के उसको कहा कि आपकी सारी बात मैंने तवज्जो से सुनी है, तो अब आप मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं। तो कहते हैं मैं प्लैब करना चाहता हूँ। प्लैब वो एक इम्तिहान होता है जो इंग्लैंड का इम्तिहान है। पाकिस्तानी MBBS डॉक्टर जब कर लेते हैं तो वो इंग्लैंड जाके पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो आपने कह दिया, लेकिन मेरा ख्याल था आप कुछ और कहेंगे। कहते आपका क्या हाल था कि मैं क्या कहूँगा कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मेरा ख्याल था कि आप कहेंगे कि मुझे पैनिक अटैक ना हो, ये जो मुझे आधी रात को दिल धड़कना शुरू हो जाता है और मैं तरथल्ली डाल देता हूँ और घर वाले मुझे ले जाते हैं अस्पताल और वो कहते हैं कि ECG नॉर्मल है, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो आप जाइए, आपको पैनिक डिसऑर्डर है। मैं क्या, मेरा ख्याल था कि आप चाहेंगे कि आपका वज़न कम हो जाए, ताकि आपने जो बातों ही बातों में कहा कि देखो मेरे हालात की ने 25 साल की उम्र में, तो मेरा ख्याल था कि आप स्मार्ट होना चाहेंगे, क्योंकि इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है आपकी वेल बीइंग से। और फिर मैंने कहा कि मेरा ख्याल था कि आपने कहा कि मुझे सोशल एंग्जाइटी है और मैं किसी शादी ब्याह में किसी जगह जाना नहीं चाहता और मैं बस बैठा रहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ बस मेरी माँ मुझे खाना शाना दे दे और मेरी माँ इर्द गिर्द चलती फिरती नज़र आए और मेरे लिए छोटे मोटे फ़ैसले करे कि मैंने खाना क्या है और मेरे भूख लगने से पहले बर्गर रेडी हो। तो मैंने कहा कि वैसे मेरा ख्याल था कि आप चाहेंगे कि आपको रिलेशनशिप ज़िंदा बनाने का फ़न सिखा दिया जाए। आपके वालिद के साथ
और दुनिया के साथ और आवाम के साथ रिलेशनशिप की कोई ज़रूरत है। कहते हैं आपका ख्याल है कि मुझे प्लैब की ज़रूरत नहीं, इन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने कहा हाँ, और इससे भी ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि आप पता कर लें कि आप असल में चाहते क्या हैं। आप ये जो घूम फिर रहे हैं तो आप चाहते क्या हैं। कहते हैं हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं चाहता क्या हूँ। देखो, रिलेशनशिप तो एसेट्स हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। और जब मैंने लड़के से ये बात की तो ऐसे लगा जैसे उसकी आंखें फटी की फटी नहीं रह जाती। कहते हैं मुझे तो समझ आ गया सब कुछ, अब बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे समझ आ गया। मैंने कहा कि क्या समझ आया। कहते मुझे एक ये समझ आ गया कि मुझे पता करना है कि मैं चाहता क्यों हूँ। अभी तो मेरे अब्बा ने कहा चल डॉक्टर बन, तो मैं डॉक्टर बन गया। तो अब मैं पता करूँगा कि क्या मेरी चाहत और जो मेडिकल लाइन है उसका आपस में कोई रिलेशनशिप बन सकता है। और मुझे पता चल गया कि मुझे अपने फादर से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरा ख्याल था कि जितना दूर हो जाऊँ अपने फादर से उतना ही अच्छा है। तो मुझे समझ लग गई। मैंने कहा इसके बगैर कोई चारा नहीं है कि जो आपका जितना जेन्युइन और करीब रिश्ता है उससे रन अवे नहीं कर सकते आप। जो जितना जेन्युइन और करीबी रिश्ता है आप उसको छोड़ के तो इधर उधर भजो दौड़ो, वो मंगतों वाला काम है। आपको वो चीज़ जो कि उस जेन्युइन रिश्ते से मिलनी थी वो कहीं और से नहीं मिलेगी। ये तो एसेंस था लाइफ का। अच्छा, कई दफ़ा हम यहाँ 4 चीज़ें बताते हैं जो ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए हैं। जो 4 चीज़ें हम बताते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ हम बताते हैं कि आप चलते फिरते रहिए, हरकत में बरकत है और पैदल चलिए, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि नींद सही टाइम पे पूरी कीजिए, तो उससे आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। और तीसरी चीज़ हम कहते हैं कि डाइट अपनी सही रखिए, बैलेंस डाइट। और चौथी चीज़ रिलेशनशिप है। तो इससे एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होती है, भला वो क्या, वो रिलेशनशिप एंड में आ गया। लेकिन हम क्यों कहते हैं कि रिलेशनशिप को चौथे नंबर पे क्यों बयान करते हैं, इसकी वजह यह है कि आप अच्छा रिलेशनशिप बना नहीं सकते जब तक पहले 3 काम नहीं करेंगे। रिलेशनशिप बनाना इतना अजीम प्रोजेक्ट है कि इसकी राह हमवार करने के लिए आपको एक्सरसाइज और नींद और डाइट, जब इन 3 चीज़ों का एहतमाम आप कर लेते हैं जैसे कि आप अपने सबसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए करेंगे, तो आपके जो रिलेशनशिप का खाना है वो अलाइव हो जाएगा, उस पर आप काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो रिलेशनशिप है ये जैसे पीएचडी आखिर में होती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पीएचडी सबसे कम है, कम वैल्यू रखती है। तो जो चीज़ें ज़्यादा वैल्यू रखती हैं हम उनको आखिर में प्लेस करते हैं ताकि हम उन तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स हैं वो प्री रिक्विजिट्स पूरे करें, और जो स्टेपिंग स्टोन्स हैं उनके ऊपर कदम रखते हुए हम उधर पहुंच जाएं। तो मैं आपको बताऊं कि जो रिलेशनशिप है जिसे आपके ज़हन में कोई ख्याल था, और मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल बदल जाएगा, क्योंकि स्टेजेस आती रहती हैं, रिकवरी के अंदर स्टेजेस होती हैं। ये तकलीफ़ देह बीमारी है। ये आगाज़ में ख़ास तौर पर जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सपोर्ट की और चैन की और अमन की, तभी ज़्यादा बदअमनी होती है। और विड्रॉल की जो बात होती है जो सब पहचानते हैं, लेकिन एक सुलगन की बात है जो लोग नहीं पहचानते। विड्रॉल के बाद एक सुलगन होती है, और कभी कभी आपको जो पेरेंट्स हैं उनको बड़ी हैरत भी होती है कि आप चूँकि नशे नुशे का तजर्बा नहीं रखते, तो आपका ख्याल होता है कि जिस दिन हमारा बच्चा नशा छोड़ेगा बड़ा खुशबाश हो जाएगा और हंसेगा और मुस्कुराएगा और ये होगा और वो होगा। और फिर जब महीने बाद वो उसको मिलते हैं और वो सुलगन के अंदर होता है और उसके चेहरे पे हवाइयाँ सी उड़ी होती हैं और उदास चेहरा उसका होता है, तो आप कहते हैं लो जी डॉक्टर साहब असी तो तनु हसदा खेडदा दिता सी। तो इस तरह की आपने ये बात याद है ना कही थी। तो मैं आपको बताऊं कि जब नशा बीच में से निकल जाता है और उसने अपने पाँव पे खड़ा होना होता है, तो बेहतरी के लिए वक्त चाहिए होता है। हत्ता कि आपने देखा होगा ऑर्थोपेडिक में अगर किसी की टांग फ्रैक्चर हो जाए और उस पर प्लस्तर लग जाए और उस टांग को फिर 3 महीने रेस्ट दें, और जब उस प्लस्तर को आप हटाते हैं तो वो दूसरी टांग से
मजबूत होती है या कमज़ोर होती है? वो कमज़ोर होती है। तो चूँकि रिकवरी में भी अभी हमारे इन बच्चों ने अपने पाँव पे खड़े होना है, और जो विजडम इन्होंने सड़कों की ठोकरों से खाई है वो उसका भी फ़ायदा उठाना है, क्योंकि वो एक एडिड एडवांटेज है कि ये स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, ये उड़ती चिड़िया के पार गिनते हैं। अगरचे इनके साल 2 साल 5 साल 7 साल नशे की बीमारी ने खा लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि फिर ये लेट निकालते हैं, और बैरियर जब ये तोड़ देते हैं तो फिर ये पकड़ाई नहीं देते। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये पीछे रह गए हैं हमेशा के लिए। ये आहिस्ता 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 भागते 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 फिर अपने जो साथी हैं बचपन के उनसे आगे निकल जाते हैं। वो सुनी होती है, देखी होती है, तो वो फिर ख्याल आ जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो आज की बात ख़ास है, जो ना भूलने वाली बात है वो क्या है, ट्रायंगल नहीं टूटना चाहिए। और अगर आपको मैं कहूँगा कि कितना भी दिल चाहे कि ट्रायंगल को तोड़ना है, पर अपने दिल को काबू करना है, कहीं ना कहीं सोचना है कि यार ठीक है, तकलीफ़ होती है और ये हम पे अपनी मर्जियाँ ठोंसते हैं, स्टैंड्स कभी रेड बताते हैं कभी येलो बताते हैं, पर डीप डाउन कभी हमें पता है कि ये हमारे खैर ख़्वाह हैं, हमारी ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं। तो चलो इनको बर्दाश्त कर, चलो 6 महीने इनको बर्दाश्त करते हैं, 6 महीने बर्दाश्त कर लें तो फिर 6 महीने और बर्दाश्त कर लो, उससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। फिर आपको वैसी आदत हो गई, फिर मसला कोई होगा नहीं, क्योंकि शुरू में ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है, और एक साइकिल सी बनी होती है कि जिसमें न्यूअर पेशेंट आते हैं तो वो हमारे साथ उनका ज़रा थोड़ा इख्तलाफ सा होता है, और फिर जो पुराने होते हैं, जो 5 साल पुराने 10 साल पुराने, तो वो मोहब्बत से निहाल होते हैं, और हमें एक साइकिल में सभी मिलते रहते हैं। अब 25 साल वाले, 30 साल वाले, 35 साल वाले भी हैं, और वो तो बड़ी बुजुर्गाना शफकत रखते हैं मेरे साथ। देखिए, रिलेशनशिप होता ही उससे जिससे आप मिलते रहते हैं। अगर आप अपने रिश्तेदारों पर नज़र डाल लें, आपके भी बहुत से रिश्तेदार होंगे जिनको आप कभी नहीं मिले, और जिनसे आप कभी नहीं मिले उनसे आपका कोई रिलेशनशिप नहीं होता, चाहे वो आपकी सगी खाला का बेटा हो। बहुत सारे लोग होते हैं अपने सगे बहन भाइयों में से, अगर किसी के 5-6 बहन भाई हैं और 2 से आप मिलते हैं और 2 से नहीं मिलते और 2 से कभी कभी मिलते हैं, और फिर आप रिलेशनशिप के नंबर्स दे के देख लें, जिनसे आप मिलते रहते हैं रिलेशनशिप उसी से होता है। रिलेशनशिप को रिजुविनेट करना पड़ता है, और रिलेशनशिप एक सबसे बड़ा एसेट होता है, बैंक अकाउंट होता है, जिसमें आपके जितने रिलेशनशिप होंगे आप उतने ही साहिब सरवत हैं। तो आज जाके आपने दोनों ने सोचना है कि हमने जो रिलेशनशिप है, जो अलायंस है, ये जिस मकसद के लिए बनाया था, जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता तो हमने इस अलायंस को जारी रखना है। और वो जो मकसद होता है वो ऑन गोइंग होता है, क्योंकि आज जो बेहतरी आपके बेटे में है, साल बाद जो होगी और 5 साल बाद जो होगी, तो बात वहाँ पे एंड नहीं होती, बात वहीं से आगे शुरू होती है। और मैं आपको बताऊं कि आपके इर्द गिर्द की जो दुनिया होती है, जो आपके ख़ानदान के लोग होते हैं, वो आपको हैरत से आंखें पूरी तरह खोल के देखते हैं कि ये वही बच्चा है। बहुत सारे मुझे फीडबैक मिलते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है, और जहाँ आपके ताल्लुक़ होते हैं वहाँ फिर मेरे भी ताल्लुक़ किसी ना किसी तरह होते हैं। तो वो फिर मुझे बताते हैं कि तुहानू पता है वो मुंडा फलाना वो की करता है, मैं कहती मैंने तो नहीं पता। फिर वो दसनगे कि जी वो ये करता है। फैमिली उस असली मकसद को याद करती रहे कि हमने अलायंस बनाया क्यों था, हमने अलायंस बनाया क्यों था, उसको अगर याद रखें तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन ये हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। हम थोड़ा सा कभी कभी शाय फील करते हैं, अगर कोई फैमिली ड्रिफ्ट अवे कर रही होती है तो हम थोड़ा शाय फील करते हैं कि अगर दूसरे से तीसरा टेलीफोन कर दिया तो कहेंगे कि मगर ही पै गए नहीं, कंबल ही होगा नहीं। तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। हमारा तो ये काम है। तो हमें आई थिंक कभी कभी आपकी उस फितरी कमज़ोरी के साथ हाथ बटाना चाहिए, और अगर आपकी तरफ से रब्ता नहीं होता तो हमें रब्ता कर लेना चाहिए। और इस सिस्टम को हम पिछले चंद दिन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिफिकली अगर कोई एब्सेंट होता है तो वो सिस्टम प्रॉम्प्ट करे कि ये फ़लाँ यानी एब्सेंट है।
आज इस एक बात को साथ लेके आपने जानना है कि ये जो अलायंस, जो सेक्रेड अलायंस है, जो मुक़द्दस अलायंस है, इसको हमने स्पिरिचुअल शेप देनी है और इसको हमने जारी रखना है ताकि जो हमारे आइडेंटिफाइड लव्ड वन हैं, जो हीरो हैं हमारे, उनके ऊपर कोई आँच ना आए।